क्या आप स्पीति जाने की सोच रहे हो, लेकिन क्या बॉस ने आपकी छुट्टी अप्रूव कर दी है? खैर, उसमें तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन स्पीति ट्रिप प्लान करने में मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, फिर चाहे वो आपके फैमिली के साथ हो या आपके पार्टनर के साथ। जैसे कि कहाँ पे घूमना है, कहाँ पर रुकना है, ड्राइवर या गाड़ी कैसे बुक करें, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए मेरे साथ स्पीति ट्रिप प्लान करते हैं एक साथ मिलके। आपको पता है क्या हमारे भारत में इकलौती मम्मी यही स्पीति में है। सबसे पुरानी भारत की मॉनेस्ट्री वो भी यहीं पर है। अब हम जा रहे थे टाबो की तरफ। वैसे ये है स्पीति और सतलज नदी का संगम। सतलज नदी मानस सरोवर कैलाश में उगम होती है और चाइना में घूम के यहाँ पर स्पीति नदी में मिल जाती है। ये संगम बड़ा ही अनोखा और थोड़ा सा डरावना भी है। स्पीति नदी का पानी एकदम साफ और ट्रांसपेरेंट दिख रहा था, लेकिन सतलज नदी के पानी में बहुत सारी मिट्टी होने के कारण वो थोड़ा सा धुंधला दिख रहा था। स्पीति नदी का पानी नीला भी दिख रहा था, लेकिन सतलज का थोड़े से मिट्टी के कलर जैसा। एक बात बताओ, इस जगह को ना खाप संगम इस नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट से आगे ऑफिशियली स्पीति वैली शुरू हो जाती है। इस संगम के बाद में ना स्पीति नदी समाप्त हो जाती है और आगे इस धारा को सतलज नदी के नाम से जाना जाता है और ये उत्तर भारत की लाइफलाइन बन जाती है। इसी सतलज नदी पर बना है भाखरा नांगल डैम। ये स्पीति नदी और सतलज नदी का खाप संगम आपका स्वागत करता है स्पीति वैली में। लगभग आधी ट्रिप खत्म होने के बाद हम स्पीति वैली में आ जाते हैं। तो चलिए मेरे साथ स्पीति वैली घूमने के लिए। हम निकल पड़े स्पीति नदी और स्पीति वैली के नज़ारे देखते हुए, लेकिन एक मुसीबत हमारा इंतज़ार कर रही थी आगे। और उस मुसीबत का नाम था रोड ब्लॉक। एक्चुअली ना यहाँ पे रोड का काम चल रहा है, तो इसलिए सभी गाड़ियों को रोका गया था। वहाँ नीचे भी गाड़ियों को रोका गया है और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ से भी गाड़ियों को रोका गया था। बड़ी लंबी लाइन लग गई थी, लेकिन अब वेट तो करना ही था। हम यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 घंटा यहीं पे वेट करते रह गए। खाप संगम के बाद नेक्स्ट स्टॉप था मम्मी को देखना। इस विलेज का नाम है गुई और ये है गुई स्तूपा या मॉनेस्ट्री। यहाँ पे बहुत कम टूरिस्ट आते हैं। इस विलेज में ना आपको सिर्फ होम स्टे ही देखने को मिलेंगे। मुझे ना ये विलेज काफ़ी शांत लगा और यहाँ पे ना आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाते हो। आई वुड सीरियसली एडवाइस कि यहाँ पे एक स्टे ज़रूर करना। यहाँ की मम्मी को देखने के बाद हम निकल पड़े टाबू के लिए। रात बहुत हो गई थी, तो इसलिए हमने होटल में चेक इन करके सीधा खाना खाया और आराम करने लगे। यहाँ पर ना हमने ट्राई किया स्पीति को लोकल फूड। ये है थेंतुक और ये था पोटैटो फक्से। दूसरे दिन हम सुबह जल्दी उठकर टाबो मॉनेस्ट्री देखने के लिए गए। ये मॉनेस्ट्री लगभग 1000 साल पुरानी है। ऑफकोर्स इसका समय समय पर पुनर्निर्माण भी होता आया है। आपको ना यहाँ पे पुराने मटके भी अवशेष देखने को मिलेंगे, जिसको पूरी तरह से मिट्टी से कवर किया गया है। 1975 के भूकंप ने इस मॉनेस्ट्री को सीवियरली डैमेज किया था, तो इसको पूरी तरह से नए से बनाना ज़रूरी हो गया था। अब के जो दलाई लामा है वो यहाँ पर अराउंड 1983 के साल में आए थे। उन्होंने यहाँ पर कालचक्र नाम की एक विधि या एक प्रोसेस होती है उसको पूरा किया था। तो जब ये कालचक्र नाम की विधि पूरी हो गई तो उसके बाद ना यहाँ पे मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। इस बड़े कैंपस में ना 9 मंदिर, 4 स्तूपा और एक गुफा भी है।
पुराने ज़माने में ये एक इम्पोर्टेंट ट्रेड राउट था भारत और तिब्बत के बीच में। टाबो मॉनेस्ट्री को हिमालय का अजंता भी कहा जाता है। यहाँ पर ना लगभग 60 से ज़्यादा मॉन्क्स माने साधु रहते हैं। यहाँ पर ना एक मुख्य मंदिर है। उस मंदिर के अंदर कैमरा लेकर जाना मना है। ये मुख्य मंदिर और मॉनेस्ट्री का पूरा कॉम्प्लेक्स देखने में आपके आराम से 2 से 3 घंटे निकल जाते हैं। यहाँ के सारे निर्माण को अगर आप इतिहास से जोड़ ले तो ही आप टाबो मॉनेस्ट्री को समझ सकते हैं। टाबो की मॉनेस्ट्री देखने के बाद अब समय है जाने का टाबो की गुफाओं में, जो कि आपके सामने है। टाबो की ये गुफाएं मुझे ठीक ही लगी, इतना कुछ खास नहीं था, बट ये बात अच्छी लगी कि यहाँ पे आप माउंटेन को क्लाइंब करके आते हो और यहाँ से जो टाबो का आपको एक सुंदर नज़ारा दिखाई देता है ना, वो भाई साहब कमाल का है। यहाँ पे अगर आप एक बात नोटिस करेंगे ना तो स्पीति वैली मतलब पूरा रेगिस्तान है। सिर्फ टाबो गांव आपको हरा भरा दिखाई देगा, बाकी सब का सब रेगिस्तान, एक पेड़ तक नहीं मिलेगा आपको। इस ट्रिप में आपके पास क्या होना चाहिए? अच्छे ग्रिप वाले जूते, जो कि बहुत ही ज़रूरी है अगर आप ट्रैक करना चाहते हो तो। छाता, बारिश और सूरज से बचने के लिए। मेडिसिन और सनस्क्रीन, वो भी बहुत सारी। ठंड से बचाव करने वाले कपड़े। एयरटेल और जियो दोनों के नंबर आपके पास होने चाहिए, क्योंकि कुछ जगह पे एयरटेल काम करता है तो कुछ जगह पे जियो काम करता है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए खाना पचाने के लिए डाइजेस्टिव, फिर चाहे आप झंडू पंचारिस यूज़ कीजिए या जो भी आपका पसंदीदा डाइजेस्टिव हो वो। आधार कार्ड, क्योंकि वो आपको कई जगह पे दिखाना पड़ता है। और साथ में आपके होने चाहिए कैश, एटलीस्ट 10,000 रुपये तो आपके पास होने चाहिए। अगर कहीं पे इंटरनेट नहीं चलता है तो ये पैसे आपके बहुत काम में आएंगे, फॉर एग्जांपल चंद्रताल और मुद में।